नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो है क्या कर रहे थे, प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे थे जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसको देखिए ध्यान से और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ठीक है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है घाट प्रभा, दूसरा है केवलादेव घाना, तीसरा है दर्रा, चौथा है भैंसरोडगढ़। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। केवलादेव घाना भरतपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा केवलादेव घाना, जो है इसकी स्थापना 1985 में 1985 में इसको जो है यूनेस्को ने इसको धरोहर घोषित किया था। ठीक है, यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया था। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य को यूनेस्को ने 1985 में धरोहर घोषित किया था और जो है ये 28.73 किलोमीटर में फैला हुआ है। यूनेस्को ने इसको धरोहर कब घोषित किया, ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। और अगला है घाट प्रभा। घाट प्रभा कहाँ स्थित है? घाट प्रभा जो है बेलग्राम अब कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य बेलग्राम कर्नाटक में स्थित है। बेलग्राम कर्नाटक में स्थित है। अगला है दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा अभयारण्य जो है ये राजस्थान में ही स्थित है, कोटा में स्थित है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में। ठीक है, अगला है भैंसरोडगढ़, ये भी जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए और इसको जो है घड़ियालों के लिए फेमस है। घड़ियालों के लिए फेमस है दर्रा, ये घड़ियालों के लिए फेमस है, घड़ियालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? भरतपुर में केवलादेव घाना। और कौन कौन सा यहाँ पर नेशनल पार्क है? सरिस्का है, रणथंभौर है और घाना है। ठीक, ये सब जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है मध्य प्रदेश। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा प्रमुख यहाँ पर पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और जो है इसको यूनेस्को ने 1985 में जो है धरोहर घोषित किया है। और भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है भारत का जो कि सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। ठीक है, तो असम में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? सुंदरवन है, सुंदरवन, गोरूभारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा हुआ, बक्सा, ये सभी कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? केरल में एवारीकुलम और जो है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, पेरियार, ये सब पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। ठीक है, ये सब कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आपका सवाल क्या था?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है असम। इसमें एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसको 1985 में धरोहर घोषित किया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, गोरुभारा, जल्दापारा और बक्सा। केरल में एवरिकुलम, शांति घाटी, पेरियार। और मध्य प्रदेश कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ आदि नेशनल पार्क स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 2, 1, बी है 2, 1, सी है 4, डी है 3। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 3। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं भारत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 54% भाग पर खेती होती है। भारत के 54% भाग पर लगभग खेती होती है। इसमें जो है 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें है एक खरीफ की फसल, खरीफ है, दूसरा है रबी है, तीसरा जायद। देखा जाए तो खरीफ जो है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाएगी। जून जुलाई कर लीजिए या जुलाई अगस्त कर लीजिए, ठीक है। जुलाई अगस्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई अगस्त में बोई जाती है। जैसे कि क्या क्या हुआ जुलाई अगस्त में? खरीफ में जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है। जैसे आपका धान हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ। धान, मक्का, बाजरा, ठीक है। उसके बाद तिल्ली, तिलहन वाली फसलें, तिल्ली, और है अरहर, अरहर, ठीक है, आदि फसलें, ठीक है। ये सब कब बोई जाती हैं? जुलाई अगस्त में। अगला क्या है? रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें क्या है? गेहूं है, चना है, आलू है, गेहूं, चना, आलू। उसके बाद अलसी है, सरसों है, ठीक है। उसके बाद आपका जौ है। ये सब कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो रबी की फसल हुई। अगला है जायद। जायद की फसल गर्मियों के मौसम में बोई जाती है। लगभग जो है अप्रैल मई में बोई जाती है। जैसे तरबूजा, आपका तरबूज हो गया, खरबूज, ठीक। इसमें प्रमुख रूप से सब्जियां आएंगी। कद्दू हो गया, ककड़ी, कद्दू, ककड़ी, ककड़ी, खीरा। ये सब जो है कहाँ कब बोई जाएंगी? जायद की फसलें हैं, ये अप्रैल मई में बोई जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? पहला ऑप्शन है 1965 से 1970, दूसरा है 1965 से 1980, तीसरा है 1967 से 1978, चौथा दो है 1967 से 1990। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही है। देखिए हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। 1966 और 67 में शुरू हुआ और 1978 तक चला था, ठीक है। इसमें जो है एम.एस. स्वामीनाथन को प्रमुख भूमिका निभाए थे। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और इनको जो है इस कार्य के लिए, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966-67 में यह शुरू किया गया और 78 तक चला, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो आंदोलन कब से कब तक चला? 1967 से 1978 तक। चलिए बताइए दोस्तों, जो है तिलहन कौन सी क्रांति के अंतर्गत आता है? तिलहन जो है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, तिलहन कौन सी क्रांति के अंतर्गत आता है? पीली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति? आप लोग इसको आप
अपने हिसाब से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तिलहन जो है किस क्रांति के अंतर्गत आएगा? एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आंदोलन और विद्रोह में क्या अंतर होता है? आंदोलन जो होता है यह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, विद्रोह जो है दमन कर दिया जाता है, सरकार द्वारा इसको दबा दिया जाता है। जो है आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होता है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। यानी आंदोलन जो होता है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसको सरकार इसके आगे झुक जाती है, जबकि विद्रोह क्या होता है? दबा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला आंसर है रावी, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्यास, चौथा है चिनाब। तो इसका राइट आंसर क्या है? रावी। ठीक है, रावी नदी पर स्थित है क्या? चमेरा बांध। चमेरा बांध रावी नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। ब्यास पर पोंग बांध स्थित है। पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज ब्यास पर स्थित है। चिनाब पर किस कौन सा है? बागलिहार। ठीक, बगलिहार। बगलिहार जो है कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। सलाल पनबिजली परियोजना। पनबिजली परियोजना। बिजली परियोजना। चलिए दोस्तों, अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, आप लोग उसका उत्तर दीजिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना, इसका कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर चाहिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है? ठीक है, भारत की एक खाड़ी नहीं है। खाड़ी किसको बोलते हैं? जो तीन तरफ से जल से घिरी हो, उसको क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है? पहला है कच्छ की खाड़ी। देखिए खाड़ी ऐसे बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होगा? जो है तीन तरफ मिट्टी होगी, एक तरफ जो है पानी होगा, यानी जो तीन तरफ मिट्टी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। और जो चारों तरफ जो है पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, ये है भारतीय क्षेत्र का। कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। अगला है मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये भी भारत का हिस्सा है। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है? पाक जल संधि। अगला है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो है लाल सागर में स्थित है। ठीक है, ये मिस्र, इजराइल, जॉर्डन तथा सऊदी अरब के बीच में पड़ता है। अकाबा की खाड़ी जो है यही राइट आंसर होगा इसका। यह जो है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन तथा जो है सऊदी अरब के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकाबा की खाड़ी। ठीक है, चलिए ये आज के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे। जो है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ज़रूर ये आपकी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और आप लोग का ये टारगेट रखते हैं कि 100 लाइक इस वीडियो को मिलना चाहिए। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय मातरम।